एनवायरनमेंट के हवाले से अगर बात की जाए और उसकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहे हैं हम, तो जो काबिल ज़िक्र है वो नेक्स्ट है वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जो कि एक तरह की मीटिंग थी और वो हुई 28 अक्टूबर 1982 में। इसमें क्या हुआ था, कुछ और प्रिंसिपल्स दिए गए थे, 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे कंजर्वेशन के हवाले से कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को हमें इस तरह करना है, तमाम मुल्कों को मिलकर अपने अपनी कंट्रीज़ में इस तरह की स्ट्रेटजीज बनानी है, इस तरह के लॉज इम्प्लीमेंट कराने हैं कि ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे हो जाएं। तो द यूनाइटेड नेशंस डेवलप्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल हैबिटाट्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका टारगेट क्या था, इन्वायरमेंट के अंदर इसका क्या टारगेट था, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल हैबिटाट्स और रिसोर्सेज के हवाले से था। The code established 5 principles of conservation by which all human conduct affecting nature should be guided and judged. ठीक है, it further emphasized that social and economic development cannot be considered without taking natural systems into account. यानी इस जो कॉन्फ्रेंस में है इस बात पे भी जोर दिया गया कि अगर आप इकोनॉमी की डेवलपमेंट चाहते हैं, सोशली डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आप इन्वायरमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलेंगे तो इन दी लॉन्ग रन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट भी ठीक से होगी। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये नीचे लिखे हुए हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। That nature shall be respected and its essential processes shall not be impaired। यानी आप कोई भी इंडस्ट्रियल काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगाए, कंपनी बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हाउसिंग सोसाइटीज बनाए, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, नेचर जो है हमेशा प्रायोरिटी रहेगा आपकी, आपने सबसे पहले उसको देखना है और उसमें कहीं भी इम्पेयरमेंट नहीं होनी चाहिए। The genetic viability on the earth shall not be compromised. The population levels of all life forms, wild and domesticated, must be at least sufficient for their survival, and to this and necessary habitats shall be safeguarded। ठीक है, जेनेटिक वायबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, पॉपुलेशन है वाइल्ड हो या घरेलू हो, डोमेस्टिक हो, किसी भी चीज़ को नुकसान आपने नहीं पहुंचाना, तमाम लिविंग बींग्स का ख्याल रखते हुए काम करना है, तमाम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और एरियाज ऑफ द अर्थ, ठीक है, बोथ लैंड एंड सी shall be subject to these principles of conservation. Special protection shall be given to unique areas, to representative samples of all the different types of ecosystem and to the habitats of rare or endangered species। बोथ लैंड और सी पे ये अप्लाई होगा, किसी भी तरह के हैबिटाट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और वो एरियाज खास तौर पर जो ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर हर तरह का इकोसिस्टम बैक वक्त जो है मौजूद हो, वो जगह खास तौर पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, और वो जगह जहाँ पर रेयर या एंडेंजर्ड स्पीशीज मौजूद हो उसको और खास तौर पर और प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की ज़रूरत है। Ecosystems and organization, as well as the land, marine, and atmospheric resources that are utilized by man, shall be managed to achieve and maintain optimum sustainable productivity, but not in such a way as to endanger the integrity of those other ecosystems or species which with they coexist। और इसके अलावा नेचर शैल बी सिक्योर्ड अगेंस्ट डिग्रेडेशन कॉज बाय वॉरफेयर और अदर हॉस्टाइल एक्टिविटीज। ठीक है, नेचर आपकी हर हालत में प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, और फिर उसके बाद आपने जो काम करना है, अपना बिजनेस कर लें, वॉरफेयर है या कोई और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी आपको इस तरह करनी है कि नेचर सिक्योर रहे।
इसके अलावा 1882 के बाद 72 के बाद 82 में जो है काबिल ज़िक्र एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद जो है 1992 में रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से ये हुई थी। रियो में it was a short document produced at the 1992 United Nations Conference है ये on Environment and Development UNCED के नाम से भी पहचानी जाती है और इनफॉर्मली इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। अर्थ समिट बहुत मशहूर है, जाना माना है। इन्वायरमेंट की बात की जाती है तो अर्थ समिट का भी लोगों को पता होता है। द रियो डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ 27 प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें 27 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया। ये इंटेंड कर देते हैं, इंटेंडेड टू गाइड कंट्रीज इन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, तो इसका क्या मोटो था, यानी हर कॉन्फ्रेंस में इन्वायरमेंट के कुछ खास पहलुओं पर बात की जाती थी। इस कॉन्फ्रेंस में किस पहलू पर बात की गई कि फ्यूचर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 27 प्रिंसिपल दिए गए और 175 ममालिक ने हामी भरी, दस्तखत किए। ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अच्छा, ये अब हमने जो बात की ना, ये हमने बात की कुछ सॉफ्ट लॉज के हवाले से कि सॉफ्ट लॉ, हमारे लॉ कहाँ से आते हैं, सॉफ्ट लॉज से। और सॉफ्ट लॉज कहाँ से आते हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस में। इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस में क्या किया जाता है कि लॉज बनते हैं। इस तरह की इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसिस में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रिकमेंडेशंस जो हैं वो डिस्कस की जाती है, जिसके ऊपर हर कंट्री में फिर लॉज बनते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हुई उनको अगर इन शॉर्ट देखा जाए, ठीक है, या समराइज करके देखा जाए, तो जो प्रिंसिपल्स थे वो ये, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या थे। रेगुलेशन जो हमारे पास बनते हैं उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हम लॉ बनाते हैं वो किस पर बुनियाद रखते हैं अपनी, वो लॉज की जो है वो बर्थ प्लेस क्या है, किस चीज़ पर बेस कर रहे हैं वो। तो हमारे जो लॉज हैं उसका जो बेसिक यूनिट है वो है सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल। यानी हमने लॉ ऐसा बनाना है कि हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव करें इन्वायरमेंट की। तो ये प्रिंसिपल जो है 1965 से 1970 के दरमियान जो है वो इंटरनेशनल फोरम पर आया। और इसमें क्या बात, नाम से जाहिर है, इसमें क्या पता चलता है स्टूडेंट कि इकॉनमी एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरह आपने लेकर चलना है कि आपकी प्रेजेंट नीड्स भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए और फ्यूचर नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। आपको रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करना है कि बाद की जनरेशन इसकी वजह से इनको जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो फिर ये वही बात आ गई कि आपने, हमने वो पढ़ा था ना सोर्स और सिंक वाला मामला, कि भाई जिसके पास जितनी ताकत होगी वो इतने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा और उतना ही गंद फैलाएगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने ऐसे लॉज बना लिए, ऐसे रेगुलेशन बना लिए कि अब हमने उनको इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का यूज़ करने पर पाबंदी आयद करनी है, ताकि सस्टेनेबल मैनर में वो इस्तेमाल करे और फ्यूचर के लिए भी बच सके। जो लोग फिर ये काम नहीं करेंगे वो गिल्टी होंगे, मुजरिम होंगे। मुजरिमों को फिर सजाएं दी जाती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स नाम से ही जाहिर है। Environmental law regularly operates in areas complicated by high levels of scientific uncertainty। यानी क्या इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमें कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, आपने वहाँ क्या करना है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स के रेगुलेशंस बनाने हैं कि आपने इस एरिया में नहीं जाना है, और आपने कोई कोई हजार्डस मटेरियल है उसको इतनी क्वांटिटी में ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। और आपने ये हजार्डस मटेरियल को इस तरह डंप करना है और उस तरह डंप नहीं करना। ये सारे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लिए जाते हैं, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही आप क्या करते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं। वेयर देयर आर थ्रेट्स ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज। ठीक है, जब कभी थ्रेट्स ऑफ सीरियस और इरिवर्सिबल डैमेज के,
lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to prevent environmental degradation. ठीक है, अगर कहीं खतरा है तो फिर आप उसे टालें नहीं, बल्कि आप उस खतरे का की जो है उसका सामना करने के लिए पहले से अपने पास ऐसे इक्विपमेंट रखें, सारी चीज़ें रखें कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। मिसाल के तौर पर किसी इंडस्ट्री में आग लगने का खतरा हमेशा होता है, होगी, ज़रूरी नहीं है कि लगे, और ऐसी कोई वहाँ पर हालात भी नहीं बन रहे कि वहाँ आग लग सके, लेकिन हमने क्या एक्सटिंग्विशर पहले से रखना होता है। दिस इज द लॉ, दिस इज द रेगुलेशन। ये आपने रेगुलेशन बना दी तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों की वेलफेयर होगी, उनकी सेफ्टी होगी। इसी तरह इन्वायरमेंट के भी हवाले से, वैसे हेल्थ एंड सेफ्टी भी इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है स्टूडेंट, तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और वैसे भी इन जनरल इन्वायरमेंट के लिए भी देखा जाए तो फिर आप क्या है, बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। ये रियो डिक्लेरेशन में ये एक प्रिंसिपल भी डिस्कस्ड हुआ था। द प्रिवेंशन प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिवेंशन भी यहाँ पर इसी जुमरे में आएगी कि ऑल दो मच इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन is drafted in response to catastrophes, preventing environmental harm is cheaper, easier, and less environmentally dangerous than reacting to environmental harm that already has taken place. यहाँ क्या बात की जा रही है कि एक बार environment खराब हो जाए और उसको हमें सही करना हो तो वो ज़्यादा जो है मुश्किल है, महंगा है। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रिवेंशन मेजर्स लेने हैं और इन्वायरमेंटल हार्म को होने ही नहीं देना। तो ये ज़्यादातर जो प्रिवेंशन प्रिंसिपल है वो आया था, ये पढ़ लें। द प्रिवेंशन प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल नोशन बिहाइंड लॉज रेगुलेटिंग द जनरेशन, transportation, treatment, storage, and disposal of hazardous waste, and laws regulating the use of pesticides. ये प्रिवेंशन प्रिंसिपल मुतारिफ कराया गया था ज़्यादातर जो है पेस्टिसाइड्स और हजार्डस वेस्ट के लिए। द प्रिंसिपल वाज द फाउंडेशन ऑफ द बेसिल कन्वेंशन। बेसिल कन्वेंशन का आपको पता होगा कि क्या थी। बेसिल कन्वेंशन थी ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। अच्छा, इस प्रिंसिपल ने क्या किया, क्यों बनाया गया था? टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ hazardous waste एंड टू कॉम्बैट इलीगल डंपिंग। इस रेगुलेशन को प्रिवेंशन प्रिंसिपल की बेसिस पर रेगुलेशन बनाने से क्या हुआ, हैजार्डस वेस्ट की प्रोडक्शन भी कम होती है, यानी इसलिए बनाया गया। और इलीगल डंपिंग जो हुआ करती थी उसके ऊपर भी पाबंदी आयद होना शुरू हुई। तो इससे क्या फायदा हुआ इन्वायरमेंट को कि हैजार्डस वेस्ट भी कम हुआ और जो इलीगल डंपिंग होती थी लेटर वो भी कम होती गई। पहले ये प्रिवेंशन प्रिंसिपल को प्रिंसिपल दिया गया और उसकी बेसिस पर रेगुलेशंस बनाए गए। नेक्स्ट है आपका पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, नाम से जाहिर है कि जो पोल्यूशन क्रिएट करेगा वो उस हिसाब से उसको पेनल्टी चार्जेस या पे भी करेगा ताकि वो पोल्यूशन जो इसने कॉज कर दी है उसको क्लीन किया जा सके। ये प्रिंसिपल बनाया गया, तो इसके ऊपर आज बेतहाशा रेगुलेशंस मौजूद हैं कि जो जितना जो है, जैसे जितनी ट्रेडिंग कर रहा है, जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर टैक्स देता है, इसी तरह जितनी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर पे करेगा। इसकी डिटेल्स पढ़ लीजिए कि मैनी इकोनॉमिस्ट्स क्लेम दैट मच environmental harm is caused by producers who externalize the cost of their activities। externalize से मतलब इन नेगेटिव सेंस में कि environment को नुकसान पहुंचाते हैं। For example, factories that emit unfiltered exhaust into the atmosphere or discharge untreated chemicals into the river pay little to dispose of their waste। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट इनका जो निकल रहा है फैक्ट्री से या रिवर में जो पानी अनट्रीटेड जा रहा है तो उसका जो चार्ज है वो बहुत कम उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से, उस गंदगी की वजह से
जो नुकसान पानी को, हवा को हो रहा है, और उस नुकसान की वजह से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी एयर पॉल्यूशन हो रही है या वाटर पॉल्यूशन हो रही है, फिर जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है, तो इस तरह क्या है, ये कॉस्ट जो है सब लोग बियर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीमार होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ना, अगर वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन से बीमारियां हो रही हैं तो क्या हुआ कि ये कॉस्ट जो है वो सभी लोग बियर कर रहे हैं, चाहे गलती हो या ना हो। तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल में क्या बात की यकीन दहानी करवाई गई कि जो पॉल्यूशन कर रहा है वो ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो ही कॉस्ट सारी की सारी या ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट देगा। फिर इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल, यानी लोगों को हर लेवल पर इन्वॉल्व करना, आम लोगों को सब कुछ पता हो कि इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट पे हमारा हक क्या है, या हमारे इन्वायरमेंट की तरफ फराइज क्या है। कोई इंडस्ट्री लग रही है, वो इन्वायरमेंट को जो हार्म पहुंचाएगी या जो फायदा भी अगर पहुंचाएगी, तो वो भी लोगों को बताएं। लोग कौन? जिन लोगों का उससे कंसर्न, यानी अगर कोई फैक्ट्री कराची में लग रही है तो रावलपिंडी वाले लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, रावलपिंडी वाले लोगों को इन्वॉल्व या उनकी पब्लिक पार्टिसिपेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लोकल्स जो उस इंडस्ट्री के लगने से या कोई ऐसा काम जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, वो काम होने से उन लोगों का ताल्लुक हो, उन लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ रहा हो, उन लोगों को इन्वॉल्व करना। इसके बाद है इक्विटी प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में प्रिंसिपल डिस्कस हुआ था, और ये इक्विटी से मुराद ये स्टूडेंट्स के इन्वायरमेंट जो है वो इक्विटी बेसिस पर, यानी एक नज़र से देखा जाए सब लोगों को, यानी अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो छोटा हो, डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, आज की जनरेशन हो या फ्यूचर जनरेशन हो, इस अर्थ पे रहने वाला हर इंसान का बराबर का हक है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर, सोर्स के ऊपर भी और सिंक के ऊपर भी एक जितना सबका हक है। अब वो चाहे आज से 100 साल पहले जो गुजर गया वो हो, या 100 साल बाद आने वाला जो शख्स है, वो तब सबका हक है इन्वायरमेंट पर यकसा। तो हमें इस तरह के रेगुलेशंस बनाने हैं कि किसी का भी जो है वो हक तलफी ना हो। IUCN, UNEP और WWF की तरफ से ये प्रिंसिपल जो है वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया गया। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं जिनकी बेसिस पर आज हमारे तमाम इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, ये उनकी पिलर्स हैं, बैकबोन है, इनके ऊपर ही तमाम लॉज डिजाइंड हुए हुए हैं। यानी कोई भी लॉ होगा वो इनमें से किसी ना किसी प्रिंसिपल को जो है वो एड्रेस कर रहा होगा। अच्छा, व्हाट डज एनवायरमेंटल रेगुलेशन डू एक्चुअली ना? एनवायरमेंटल रेगुलेशंस करते क्या हैं, ये आप अच्छी तरह जान गए हैं कि इससे होता क्या है, और एनवायरमेंटल रेगुलेशन स्पेसिफिकली उनका क्या काम है वो आप इसमें देख लें। Environmental regulations are rules and requirements that generally cover two things. क्या है वो? Pollution control करते हैं और conservation management करते हैं। यानी रेगुलेशन ज्यादातर जो है वो अप्लाई कहाँ होंगे? पॉल्यूशन कंट्रोल पर अप्लाई होंगे और कंजर्वेशन पर अप्लाई होंगे। Regulating pollution control, regulating how much pollution, chemicals or other undesirable materials such as heat, suspended particulates, a facility releases। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं, यानी किसी चिमनी में से कितना धुआं निकल रहा है, उस धुएं में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, या कितना जो है अमोनिया है, या कितना आर्सेनिक है, कुछ भी हो। ठीक है, उन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं और वहां से पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, वहां से एनवायरनमेंट को जो है वो सिक्योर करते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल रेगुलेशन का काम क्या है? कंजर्वेशन, मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, प्रोटेक्टिंग लैंड, अश्योरिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज। यानी कि कंजर्वेशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? जैसे डिफॉरेस्टेशन तो पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आता ना, एक मिनट। तो प्रोटेक्टिंग लैंड, अश्योरिंग डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज में क्या आ जाएगा? जैसे डिफॉरेस्टेशन है उसको कंट्रोल में लेकर आना रेगुलेशन की मदद से,
या ओशंस जो हैं या रिवर्स हैं, उनमें इंक्रोचमेंट को रोकना, ये तमाम चीज़ें आपकी कंजर्वेशन मैनेजमेंट में आ जाती है। या जो है इल्लीगल हंटिंग ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग ना करना, तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल में तो नहीं आएगा ना स्टूडेंट्स, ये आएगा कंजर्वेशन मैनेजमेंट के ज़ुमरे में। तो रेगुलेशंस आपकी 2 तरह से जो है काम करते हैं, एक पॉल्यूशन कंट्रोल इस तरह से, एंड ऑफ द पाइप जो है इंडस्ट्री से जो निकल रहा है धुआं या पानी या सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करना, और दूसरा हैबिटाट्स को, लैंड को, वाटर को, डाइवर्सिटी स्पीशीज को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इनको जो है कंजर्व करना। तो रेगुलेशंस किस लिए बनाए जाते हैं, क्या देखने के लिए बनाए जाते हैं, व्हाट इज वॉच्ड, क्या रेगुलेशन को क्यों बनाया जाता है, किस पे नजर रखनी है। Regulations of actual releases covers releases that have occurred through direct release, यानी वही अभी हमने जो बात की किसी चिमनी से, एयर स्टैक से या वेस्ट वाटर की पाइप से जो निकल रहा है उसको देखते हैं। वेस्ट डिस्पोजल को देखते हैं कि किस तरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कौन सी लैंडफिल है, ट्रीटमेंट प्लांट कैसा है, ये सब कुछ इसमें कवर होता है। इसके अलावा जनरल स्केप भी होते हैं, फ्यूजिटिव इमिशन इनटू द एयर, वाटर रन ऑफ फ्रॉम योर पार्किंग लॉट, यानी ये जो अनइंटेंशनल जो रिलीजेस होते हैं, यानी जान के नहीं, पाइप में कोई खराबी है, कहीं किसी जगह से लीकेज हो रही है, कहीं से गैस स्केप हो रही है, वो चीज़ें, उन चीज़ों को भी वॉच किया जाता है, उसके ऊपर भी रेगुलेशंस बनाई जाती है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं इन्हीं रेगुलेशन से कि क्या मटेरियल है आपके पास साइट पर, किस तरह स्टोर किया है, किस तरह हैंडल करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, वर्कर्स जो है, लेबर्स आपके जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ों के लिए भी आपके रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और ये इन्वायरमेंट के ज़ुमरे में ही आएगा। हु रेगुलेट्स पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल को कौन देखता है, इसमें आपकी ईपीए देखती है, फेडरल जो आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है पाकिस्तान की। इसके अलावा आपकी प्रोविंशियल ईपीए जैसे सिंध ईपीए है, पंजाब ईपीए, खैबर पख्तूनख्वा ईपीए है, और आपकी बलूचिस्तान ईपीए है। तो ये अपने अपने सूबे का वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ रीजनल और मेट्रोपॉलिटन एजेंसीज होगी, केएमसीज है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह लोकल लेवल पर जो एजेंसीज होंगी वो भी ये देखेंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है तो इसका डिपार्टमेंट है पूरा, एक जो है ओशा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एजेंसी है, वो देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखेगा कि किस तरह का सॉलिड वेस्ट से कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, सही तरीके से उठाया जा रहा है, ये वो सब कुछ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हिस्से में आएगा। वो भी अपना कुछ ना कुछ किरदार इसमें अदा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्रोविंशियल ईपीएस अपना किरदार अदा कर रही होती हैं, वो देख रही होती हैं, उनको जवाब देना होता है। वॉच डॉग्स कहलाते हैं जो नज़र रखते हैं ना इन चीज़ों पर, वो वॉच डॉग जो अगर गलती हो गई कोई, या अगर कंप्लायंस सही से नहीं हो रहा, इन्फोर्समेंट ठीक से नहीं कराई जा रही, कंपनी लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे, तो वो जो नज़र रखते हैं वो वॉच डॉग्स कहलाते हैं। वॉच डॉग्स कौन-कौन से हैं, आपका ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है आपकी पाकिस्तान की। इसके अलावा प्रोविंशियल ईपीए जो है सिंध, बलूचिस्तान और केपीके वगैरह की, अपने-अपने सूबे में वो अपना काम वॉच डॉग का किरदार अदा करेंगी। न एनजीओज़ भी जो हैं वो भी बताएँगी, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं स्टूडेंट्स, कि भई यहाँ कचरा है, यहाँ पॉल्यूशन हो रही है, यहाँ ये इंडस्ट्री गलत कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एनजीओज़ भी देख रहा होता है, वो भी आपको मीडिया के थ्रू बता रहा होता है। और एनजीओज़ बहुत सारे खुद भी काम ऐसे कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए, तो वो भी नज़र रखते हैं कि कहाँ एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादती हो रही है। इसके अलावा सीबीओज़ है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस है, छोटे लेवल पर है, इलाकाई लेवल पर भी है ये। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस होती है, वो भी बताती हैं कि क्या नज़र रख रही होती है कि एनवायरनमेंट के साथ कहीं कुछ कोई जो है उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। एंड ऑफ कोर्स मीडिया, मीडिया तो हर चीज़ पे ही नज़र रख रहा होता है, तो ये सारे आपके वॉच डॉग्स कहलाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।